हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। ये आप देख रहे हैं टेक कोड फॉर यू। ये एक लेक्चर थर्ड है। अगर आपने लेक्चर वन एंड लेक्चर टू नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने वहां कवर किया है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एंड डेडलॉक। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तो बैकग्राउंड में पहला है मीन मेमोरी। तो मीन मेमोरी वोलेटाइल होता है, इसका कॉस्ट ज्यादा होता है और ये फास्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी लार्ज कैपेसिटी का होता है, बट ये स्लोअर होता है मीन मेमोरी से, चीपर भी होता है मीन मेमोरी से, एंड यूजुअली ये नॉन वोलेटाइल होता है। आप यहाँ मीन मेमोरी रैम को कंसिडर कर सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी रोम को कंसिडर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है सीपीयू। तो आपको पता है कि सीपीयू में डाटा और इंस्ट्रक्शन फेच होते हैं। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन हमारे मेन मेमोरी में ही रहते हैं। तो मेन मेमोरी आप यहाँ रैम और रोम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डाटा आपका रैम में भी हो सकता है और रोम में भी हो सकता है। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, मेन मेमोरी यहाँ हम रैम और रोम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप थोड़ा देर रुक जाइए, आगे आपको अलग अलग एल्गोरिथम्स और मेथड में समझ में आ जाएगा। उसके बाद है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है आजकल का, अगर आप देखिए हम लोग का आजकल का मॉडर्न कंप्यूटर, तो वो सब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है वो सब डिवाइडेड होता है सेवरल प्रोसेसेस के लिए। सपोज बहुत सारा प्रोसेस है हमारे पास, तो सपोज हम हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन करते हैं, और बट हमारा जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड होता है। तो इसीलिए हमारे जो मेमोरी होते हैं वो सब डिवाइडेड होते हैं सेवरल प्रोसेसेस के लिए। इसी सब डिवीजन को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। और इसी सब डिवीजन कंट्रोल करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ओएस कंट्रोल करता है। उस पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे है इश्यूज इन मेमोरी मैनेजमेंट। तो पहला इशू आता है रीलोकेशन। रीलोकेशन में क्या होता है कि सपोज एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, उसको सेकेंडरी मेमोरी से हटा के मेन मेमोरी में डालना और मेन मेमोरी से हटा के सेकेंडरी मेमोरी में डालना। ये बेसिकली एक हाई कॉस्ट प्रोसेस होता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर टाइम एंड प्रोसेसर पावर लगते हैं। तो ये एक इशू है। सेकंड है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? अनवांटेड इंटरफेरेंस बाय अनदर प्रोसेस। सपोज एक प्रोसेस ए है जो कि मेन मेमोरी में आपका पहले से मेमोरी में एक पार्टीशन में बैठा हुआ है। प्रोसेस बी आया, उसको भी वही स्पेस चाहिए जो कि प्रोसेस ए लिया हुआ है। तो ये आपका एक अनवांटेड इंटरफेरेंस हो गया अनदर प्रोसेस के लिए। तो इसको बेसिकली कंट्रोल आपका प्रोसेसर करता है ओएस से ज्यादा। ओएस का इसमें कम इन्वॉल्वमेंट होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड जो आपका इश्यूज आता है वो होता है शेयरिंग। शेयरिंग ऑफ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि सपोज प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है, दोनों का सेम स्पेस मेन मेमोरी में चाहिए, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। इफिशियंसी क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बनाए रखना प्रोसेस के बीच में, मेन मेमोरी के बीच में, सॉरी, मेन मेमोरी के बीच में। सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मींस सपोज एक प्रोसेस ए है, उसको सेकेंडरी मेमोरी में जाना है मेन मेमोरी से, तो वो का एक सिस्टमेटिक फ्लो बना के रखना। और सपोज एक और प्रोसेस है, उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जाना है, तो इसका भी एक सिस्टमेटिक फ्लो बना के रखना। इसको बोलते हैं इफिशियंसी। उसके बाद आते हैं हमारा डाटा टू मेमोरी। ये हमारे इंस्ट्रक्शन टू मेमोरी कैसे जाता है वो है। तो सपोज आप एक सोर्स कोड लिखे, सोर्स कोड कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू, और कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट कोड मतलब ऑब्जेक्ट, हमारा जो कंपाइलर होता है वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से जुड़ा होता है, और ऑब्जेक्ट मॉड्यूल हमारा लिंकेज एडिटर से जुड़ा होता है। लिंकेज एडिटर बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है जो कंपाइलर के थ्रू बनाया गया है, उसको एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा लिंकेज एडिटर है वो लोड मॉड्यूल से जुड़ा होता है, और लोड मॉड्यूल हमारा लोडर से जुड़ा होता है। यहाँ क्या होता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटेबल कोड है वो हमारा मेन मेमोरी में आ जाता है, और उसके बाद मेन मेमोरी में कॉपी होने के बाद मेन मेमोरी में वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जैसे कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें आपका कंपाइलर आपका सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, इसमें जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। लोड टाइम क्या होता है? वो टाइम जिसमें आपका जो लिंकेज लोड मॉड्यूल और लोडर है वो आपके एग्जीक्यूटेबल कोड को मेन मेमोरी में कॉपी कर दिए, उस बीच का टाइम को हमारे बोलते हैं लोड टाइम। और लास्ट होता है एग्जीक्यूटेबल टाइम, कि आपका जो आउटपुट दिख रहा है स्क्रीन में वो कितना टाइम में दिख रहा है, मतलब मेन मेमोरी में जाके कितना टाइम ले रहा है आपका आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेसिकली कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूटेबल टाइम को एक किताबी भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको होप सो आपको समझ में आ जाएगा। आगे है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस एक आपका सीपीयू के थ्रू जनरेट किया जाता है, और इसको हम लोग एक वर्चुअल एड्रेस भी बोलते हैं।
और फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है कि जो आपका फिजिकल मेमोरी देखता है एड्रेस को, उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे क्या होता है कि जो सीपीयू एड्रेस देखता है, वो फिजिकल मेमोरी के लिए अलग होता है। क्योंकि सपोज़ ये आपका मेन मेमोरी में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, वो आपका मेन मेमोरी में एक बॉटम तरफ है, सपोज़ बॉटम तरफ बैठा हुआ है। बट आपका जब वो फिजिकल एड्रेस में आया मतलब फिजिकल मेमोरी में आ जाएगा, तो उसको टॉप का पोज़ीशन मिल जाएगा, मतलब वो टॉप की तरफ बैठा होगा। एक मैं एनालॉजी दे रहा हूँ, आप उतना डिटेल में लेकर मत चलिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि प्रोसेस ए मेन मेमोरी में लास्ट में बैठा हुआ था, तो उसका एड्रेस अलग था और फिजिकल एड्रेस में वो फर्स्ट में बैठा हुआ, तो उसका एड्रेस बदल गया। तो इसीलिए लॉजिकल एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू होता है और फिजिकल एड्रेस, एड्रेस सीन बाय द फिजिकल मेमोरी होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइल टाइम और लोड टाइम लोकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस का सेम होता है, बट एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो लोकल और फिजिकल एड्रेस का अलग अलग होता है। ठीक है, होप सो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका सीपीयू है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है और लॉजिकल एड्रेस रीलोकेशन रजिस्टर से जुड़ा हुआ है। रीलोकेशन रजिस्टर बेसिकली आपका लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब उसका इंटरनल प्रोसेस से आपको उतना लेना देना नहीं है, बट एक बेसिक आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि लॉजिकल एड्रेस में एक लॉजिकल रजिस्टर में एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू को आप लॉजिकल सॉरी रीलोकेशन रजिस्टर में एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू को आप लॉजिकल एड्रेस से प्लस कर देंगे तो वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली आपका होता है। बाकी डिटेल में तो उतना आपको नहीं पढ़ना है, तो जो है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे होता है कि आपका जो मेन मेमोरी में एलोकेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है कॉन्टिग्युअस एलोकेशन एंड सेकंड होता है नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन। कॉन्टिग्युअस एलोकेशन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है आपका फिक्स पार्टीशनिंग और सेकंड होता है डायनेमिक पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जो आपका मेन मेमोरी है वो इक्वल पार्ट आई मीन इक्वल पार्टीशन में वो डिवाइडेड होता है। इक्वल पार्टीशन मींस सपोज आपका मेन मेमोरी है वो 8 एमबी 8 एमबी 8 एमबी 8 एमबी करके डिवाइडेड है, तो इसको बोलते हैं इक्वल पार्टीशन। डायनेमिक पार्टीशन में क्या होता है आपका मेन मेमोरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। इट मींस सपोज आपका प्रोसेस सपोज आपके पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। प्रोसेस ए आपका 1 एमबी का है, प्रोसेस बी आपका 2 एमबी का है, प्रोसेस 3 आपका 3 एमबी का है। तो मेन मेमोरी भी प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। मेन मेमोरी में जो पार्टीशन बनेगा वो होगा पहला बनेगा प्रोसेस ए के लिए जो कि है 1 एमबी, दूसरा बनेगा पार्टीशन आपका 2 एमबी का जो कि प्रोसेस बी है, तीसरा पार्टीशन आपका बनेगा 3 एमबी का जो कि प्रोसेस सी है। अब कुछ स्ट्रेंथ का बात कर लेते हैं फिक्स पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग का। तो जो स्ट्रेंथ है फिक्स और डायनेमिक पार्टीशनिंग का, यहाँ आप देखेंगे तो जो फिक्स पार्टीशनिंग है वो इजी टू इम्प्लीमेंट है बिकॉज इसमें लो प्रोसेसर पावर लगता है और एक लो कॉस्ट है ये, तो ये सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। बट इसका वीकनेस है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तो सपोज आपका पार्टीशन है वो 8 एमबी का है मेन मेमोरी में और एक प्रोसेस आया जिसका साइज है 6 एमबी। तो अगर आप 8 एमबी में 6 एमबी का प्रोसेस को डाल देते हैं तो आपका 2 एमबी अनयूज्ड बच जाता है। तो जो वो अनयूज्ड स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। वो जो अनयूज्ड स्पेस जो उसको बोलते हैं वो एक्चुअली वेस्ट ऑफ स्पेस ही है। 2 एमबी वो बाद में यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसको वेस्ट ऑफ स्पेस बोलते हैं। तो इसी को हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका डायनेमिक पार्टीशनिंग। तो डायनेमिक पार्टीशनिंग का स्ट्रेंथ होता है नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है क्योंकि हमारे जो पार्टीशन है वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। बट यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मीन्स कि सपोज आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस आप सपोज आपके पास 3 प्रोसेस है और प्रोसेस 1 जो है वो आपका टॉप में मेन मेमोरी का टॉप में एलोकेटेड हो गया है और आपका प्रोसेस 2 है वो मेन मेमोरी का बीच में यानी मिड में एलोकेट हो गया है और जो आपका प्रोसेस 3 है वो बॉटम में एलोकेट हो गया है। तो और एक सपोज एक प्रोसेस है, प्रोसेस 4 भी है और उसका इतना साइज है कि वो मेन मेमोरी में आ सकता है और मेन मेमोरी में जगह भी है, बट वो जगह एक वन ब्लॉक में नहीं है, वो जगह ऊपर नीचे करके डिवाइडेड है। आधा जगह ऊपर, आधा जगह नीचे, आधा जगह बीच में, ऐसे करके है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब मेन मेमोरी में एक और प्रोसेस को हैंडल करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जगह है, बट वो किसी रीजन से या प्रॉपर जो हमारा एलोकेशन नहीं हुआ है उसके वजह से वो नहीं आ पा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब आते हैं नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन। नॉन कॉन्टिग्युअस एलोकेशन 4 टाइप का होता है। टेक्निक मतलब इसमें 4 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल पेजिंग। सिंपल पेजिंग में क्या होता है कि आपका जो मेन मेमोरी है वो इक्वल साइज फ्रेम्स में डिवाइडेड होता है, मतलब इक्वल साइज पार्टीशंस, इक्वल साइज आप पार्टीशंस बोल सकते हैं। इक्वल साइज पार्टीशंस में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं फ्रेम्स। और जो आपका प्रोसेस है वो भी इक्वल साइज पेजेस, इक्वल साइज मतलब वो भी इक्वल साइज में डिवाइडेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेजेस।
और पेज इज एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ फ्रेम्स, यानी जो आपका पेज का साइज है वो फ्रेम का साइज से एकदम मैच करेगा, इक्वल साइज का होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है जो पेज में डिवाइड हो गया वो मेमोरी में एलोकेट हो जाता है बाय उसका पेजिंग को एलोकेट करके। सेगमेंटेशन के क्या होता है, सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो अलग अलग टाइप का सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और वो सेगमेंट्स मेन मेमोरी में फिर लोड हो जाते हैं। सिंपल पेजिंग का हम लोग स्ट्रेंथ का बात करें तो इसका स्ट्रेंथ है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसमें कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। बट इसका वीकनेस है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, यानी कहीं एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम माइनर सा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन में यही इसका एडवांस वर्जन है, यहाँ पे आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा बट यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। और इसके बाद आता है एक वर्चुअल मेमोरी पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में क्या होता है कि हम लोग मेमोरी में बस उसी पेज को डालेंगे जो इसका डिमांड है। सपोज एक प्रोसेस है उसका 4 पेज में डिवाइडेड हुआ है वो, और हमको वो उस प्रोसेस का थर्ड पेज का जरूरत है, तो हम बस थर्ड पेज को ही मेन मेमोरी में लाएंगे, बाकी पेज को हम सेकेंडरी मेमोरी में ही रखेंगे। ठीक है, आप होप सो कि आप समझ गए होंगे वर्चुअल मेमोरी पेजिंग क्या होता है। उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी पेजिंग का स्ट्रेंथ। तो इसका स्ट्रेंथ है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसमें कुछ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन। वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन भी वर्चुअल मेमोरी पेजिंग जैसा काम करता है। वहां हम लोग पेज को डिमांड के थ्रू लाते थे, यहाँ हम लोग सेगमेंट को लाएंगे। हम लोग यहाँ उसी सेगमेंट को लाएंगे जिसका डिमांड है, बाकी सेगमेंट को नहीं लाएंगे। तो इसका स्ट्रेंथ है, वर्चुअल मेमोरी पेजिंग का स्ट्रेंथ है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और वर्चुअल मेमोरी सेगमेंटेशन का स्ट्रेंथ है नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। बट दोनों का वीकनेस सेम है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है, ओएस को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है आपस में रीलोकेशन को मैनेज करने में। होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है मेमोरी पार्टीशन। तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरी पार्टीशन 2 टाइप का होता है। यहाँ पे मतलब एक फिक्स पार्टीशनिंग होता है और एक डायनेमिक पार्टीशनिंग होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का। तो फिक्स पार्टीशनिंग पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो फिक्स पार्टीशनिंग भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है। पहला होता है इक्वल पार्टीशनिंग और दूसरा होता है अनइक्वल पार्टीशनिंग। इक्वल पार्टीशनिंग में आपको पहले बताया था कि सपोज एक आपका मेन मेमोरी है, वो आप मेन मेमोरी में आप 8 एमबी 8 एमबी 8 एमबी करके इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इक्वल पार्टीशनिंग। अब आगे अनइक्वल पार्टीशनिंग हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम 8 एमबी आप यहाँ देखिए, इक्वल पार्टीशनिंग का जो मैंने आपको बताया था वही है, 8 एमबी 8 एमबी 8 एमबी 8 एमबी करके जो हमारा मेन मेमोरी है वो डिवाइडेड है। अनइक्वल पार्टीशन में क्या होता है कि हमारा मेन मेमोरी अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ 2 एमबी 4 एमबी 6 एमबी 8 एमबी 8 एमबी 12 एमबी, तो ये अनइक्वल पार्टीशनिंग है। होप सो आपको डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का बात करें तो एक्सटर्नल एक्चुअली क्या होता है, जो डायनेमिक पार्टीशनिंग होता है उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग वहां कॉम्पैक्शन लगाते हैं। कॉम्पैक्शन में क्या करेंगे, हमारा क्या होता था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में, जो मेन मेमोरी है वहां कहीं कहीं स्पेस हमारा बच जाता था। तो इसमें कॉम्पैक्शन में क्या करेंगे कि सारा स्पेस को एक साइड कर देंगे और सारा जो एलोकेटेड स्पेस है उसको एक साइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सारा खाली स्पेस एक साइड आ जाएगा और हमारा न्यू प्रोसेस अगर उस स्पेस में आ सकता है तो वहां आ जाएगा। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। बट ये जो कॉम्पैक्शन है ये एक टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें बहुत सारा प्रोसेसर टाइम वेस्टफुल, मतलब इसमें यहाँ पे प्रोसेसर का बहुत सारा टाइम लगता है जो कि नहीं लगना चाहिए था। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है एंड वेस्टफुल ऑफ फॉर प्रोसेसर टाइम है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है डायनेमिक पार्टीशनिंग का। तो यहाँ आप देखिए कि ये हमारा एक मेन मेमोरी है और 8 एमबी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले से एलोकेटेड है। इसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इतना लिया हुआ है और ये फिक्स है। आप अगर अपने फोन या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के रैम में देखेंगे तो आपको सपोज आपका रैम 8 जीबी का है, तो आपको 8 जीबी रैम नहीं मिलेगा, उसमें से आपको 7.6 जीबी ही मिलेगा। और जो 400 एमबी है, 400 एमबी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एलोकेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ एलोकेटेड है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 8 एमबी। उसके बाद देखते हैं कि 56 एमबी हमारा खाली है। अब यहाँ आप देखेंगे तो प्रोसेस 1 आया जो कि है 20 एमबी का, तो इसको 20 एमबी यहाँ पे मिल गया, 20 एमबी एलोकेट करके मेमोरी में बैठ गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आया प्रोसेस 2 जो कि है 14 एमबी का, तो इसको भी 14 एमबी मिल गया क्योंकि मेन मेमोरी में उतना जगह था। उसके बाद आया प्रोसेस थर्ड 18 एमबी का था, तो इसको भी 18 एमबी मिल गया क्योंकि मेन मेमोरी में उतना जगह खाली था। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मेमोरी का पार्टीशन हो रहा है प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग,
यहाँ पहले प्रोसेस 1 20 एमबी का आया, तो 20 एमबी का यहाँ पार्टीशन हो गया। उसके बाद सेकंड प्रोसेस 14 एमबी का आया, तो 14 एमबी का यहाँ पार्टीशन हो गया। उसके बाद प्रोसेस थर्ड 18 एमबी का आया, तो 18 एमबी का यहाँ पार्टीशन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा प्रोसेस 2 कंप्लीट हो गया, तो प्रोसेस 2 यहाँ 14 एमबी रिलीज करके चल गया। उसके बाद प्रोसेस 4 आया जो कि 8 एमबी का है, तो 8 एमबी इसको मिल गया, बाकी 6 एमबी यहाँ पे खाली है, क्योंकि यहाँ डायनेमिक एलोकेशन होता है। यहाँ प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग पार्टीशन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखें तो प्रोसेस 1 कंप्लीट हो गया, ये अपना मेमोरी रिलीज करके चला गया। उसके बाद प्रोसेस 2 आया वापस, और प्रोसेस 2 इस बार 14 एमबी का है, हालांकि पिछले वाली 14 एमबी का था, तो इसको वापस से 14 एमबी यहाँ पे मिल गया। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक पार्टीशनिंग का। डायनेमिक पार्टीशनिंग में प्रोसेस के अकॉर्डिंग पार्टीशन बनता है, प्रोसेस के साइज के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखें तो यहाँ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पैक्शन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसर टाइम लगता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 प्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं। पहला है बेस्ट फिट, दूसरा है फर्स्ट फिट एंड तीसरा है नेक्स्ट फिट। तो बेस्ट फिट में क्या होगा कि जहां आपका अवेलेबल स्पेस मिलेगा और वहां एक प्रोसेस सपोज आ सकता है, तो वहीं आपका वो प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा। आपका रैंडमली ये सिलेक्ट करता है स्पेस, जहां स्पेस मिल गया वहां पे वो प्रोसेस को डाल देगा। फर्स्ट फिट क्या होता है? फर्स्ट फिट होता है कि ये मेन मेमोरी में स्टार्टिंग से दिखना स्टार्ट करेगा, और जहां इसको सबसे पहले एक अवेलेबल ब्लॉक मिल गया, जहां उस रिक्वायर्ड प्रोसेस को डाला जा सकता है, तो वहीं वो उसको एलोकेट कर देगा। नेक्स्ट फिट क्या होता है? नेक्स्ट फिट में क्या होता है कि सपोज एक आपका प्रोसेस 4 प्रोसेस है सपोज आपके पास, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। तो प्रोसेस 4 जहां एलोकेट हुआ, लास्ट सबसे लास्ट आपका प्रोसेस 4 था, प्रोसेस 4 जहां से एलोकेट मतलब जहां एलोकेट हुआ वहां से ये स्कैन करना चालू करेगा, और जहां इसको अवेलेबल ब्लॉक मिल जाएगा, जहां आपका एक और रिक्वायर्ड प्रोसेस फिट हो जाएगा, वहां उसको फिट कर देगा। हम लोग एक एग्जांपल्स देखते हैं या डायग्राम्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका एक लास्ट ब्लॉक है जो कि मेन मेमोरी में एलोकेट हुआ है। ये आपका लास्ट ब्लॉक है। तो बेस्ट फिट क्या हुआ? बेस्ट फिट रैंडमली यहाँ पे एक जगह एलोकेट कर दिया। सपोज कोई प्रोसेस होगा, यहाँ प्रोसेस का कुछ नाम नहीं दिया हुआ है ना उसका साइज दिया हुआ है, तो एक अज्यूम कर लीजिए कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस को यहाँ पे जगह मिल गया, तो रैंडमली यहाँ पे एलोकेट हो गया। फर्स्ट फिट में क्या हुआ कि प्रोसेस यहाँ से दिखना स्टार्ट करेगा, यहाँ से दिखना स्टार्ट करेगा, यहाँ से दिखना स्टार्ट करेगा, और सपोज यहाँ पे प्रोसेस को जगह मिल गया जहां वो फिट हो सकता है, तो यहाँ वो फिट हो गया। नेक्स्ट फिट में क्या होता है कि मैंने बताया कि सबसे लास्ट आपको जो प्रोसेस एलोकेट हुआ, सबसे लास्ट प्रोसेस एलोकेट हुआ है यहाँ, तो स्कैन यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू होगा, यहाँ से चालू हो गया, और प्रोसेस को यहाँ जगह मिल गया जहां वो आ सकता है, तो यहाँ पे वो एलोकेट हो गया। तो आपको ये एनालॉजी से समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम से। आगे बढ़ते हैं। आगे बेसिकली यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि कौन कौन सा एडवांटेज, मतलब क्या क्या एडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज है प्लेसमेंट एल्गोरिदम का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है आपका फर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट का क्या एडवांटेज है? ये बेस्ट और फास्टेस्ट होता है। नेक्स्ट फिट क्या होता है? ये स्लाइटली वर्स्ट होता है फर्स्ट फिट से। और जो बेस्ट फिट है, ये बहुत ज्यादा वर्स्ट परफॉर्मर होता है। तो आप कभी भी क्वेश्चन बनाए या कभी भी क्वेश्चन में अगर मैं दिया हुआ, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया होगा क्या फर्स्ट नेक्स्ट बेस्ट, तो आपको तो सबसे बनाना पड़ेगा। पर अगर आप कहीं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने जाएं या प्रैक्टिकल कभी आपको जरूरत पड़े, तो आप सबसे पहले कंसिडर फर्स्ट फिट को कीजिएगा। ठीक है, अब अगर आपको देखना है क्या 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 होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं उतना रीड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आगे आता है पेजिंग टेक्निक। तो मैंने आपको पेजिंग में बताया था कि हमारा जो प्रोसेस है वो इक्वल साइज पेजेस में डिवाइडेड रहता है, जो कि फ्रेम्स की इक्वल होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। ये पेजेस हमारे चंक्स ऑफ प्रोसेस होता है, और जो फ्रेम्स अवेलेबल चंक्स ऑफ मेमोरी, ये मेमोरी होता है। तो बेसिकली वहां यही लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे पेजिंग एडवांटेज दिया हुआ है। तो पेजिंग एडवांटेज होता है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, बट यहाँ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। पेजिंग में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक पेज टेबल बनाता है, जो कि बेस एड्रेस कंटेन करता है, जो कि हमारा मेन मेमोरी में है। उसके बाद हमारा मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है, उसमें हमारा पेज नंबर और ऑफसेट होता है। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आगे हम लोग देखते हैं, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पेजिंग का डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो सपोज आपका ये मेन मेमोरी है, ये आपका मेन मेमोरी है, और एक प्रोसेस आया जो कि सिर्फ 4 पेजेस में डिवाइडेड है, तो उसको ये 4 फ्रेम्स मिल गया। अब उस पर एक और प्रोसेस आया जो कि 3 पेजेस में डिवाइडेड है, तो ये आपको इसको 3 पेजेस मिल गया। ये आपका पहला प्रोसेस है, और ये आपका दूसरा प्रोसेस है जो कि बस 3 पेजेस में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, और यहाँ एक थर्ड प्रोसेस आया जो कि 4 पेजेस में अगेन डिवाइडेड है, और इसको एक यहाँ पे स्पेस मिल गया। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो प्रोसेस बी हमारा कंप्लीट हो गया, तो ये यहाँ 3 फ्रेम्स को छोड़ के चला जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो एक और प्रोसेस आया
जो कि आपका 5 पेजेस में डिवाइडेड है, इसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्टीशन मिल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पेज टेबल कैसे कैलकुलेट होता है या पेज टेबल कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए ये प्रोसेस 1 है, 0 1 2 3 4, ये मेन मेमोरी में 0 1 2 3 4 जगह 1 2 0 1 2 3 ये जगह लिया हुआ है। बट अगर प्रोसेस टेबल बनाए तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जहाँ आपका मेन मेमोरी में जो एड्रेस लिया हुआ है, आपको अंदर वो एड्रेस लिखना पड़ेगा और यहाँ आपका बेस यहाँ आपका काउंटिंग लिखना पड़ेगा 0 1 2 3। ठीक है, प्रोसेस बी का देखते हैं। तो यहाँ प्रोसेस बी कोई नहीं है, प्रोसेस बी आपका नन है, तो इसलिए यहाँ प्रोसेस बी एन लिखा हुआ है। प्रोसेस सी देखते हैं, तो प्रोसेस सी आपका मेन मेमोरी में 7 नंबर बेस एड्रेस से आया हुआ है। तो 60 8 9 10, 60 8 9 10 इसका मेन मेमोरी में जगह है। तो पेज मैप टेबल में क्या करेंगे कि हम लोग टेबल के अंदर 60 8 9 10 लिख देंगे, जो कि हमारा मेन मेमोरी में कंसिडर किया हुआ है, और यहाँ हम लोग स्टार्टिंग से कैलकुलेट करेंगे 0 1 2 3। ये आपका अपना कैलकुलेशन है। वैसे ही हम लोग प्रोसेस डी के लिए करेंगे, और लास्ट में जो बच गया इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्रेम्स। फ्री फ्रेम्स 13 14 यहाँ पे लिख देंगे सिंपल। तो आगे है पेजिंग का एग्जाम्पल। यहाँ पे दिखिएगा, अगर फ्रेम साइज आपका दिया होगा पावर ऑफ 2, ठीक है, और आपका दिया होगा कि 16 बिट एड्रेस है। 16 बिट एड्रेस में कितना पेज साइज जो कि है 1 के बाइट कितना आ सकता है, कितना पेजेस आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पावर ऑफ 2 है तो 16 बिट है, तो 16 बिट को क्या करेंगे, 2 का पावर 6 होता है, तो 2 का पावर 6 यहाँ कर दीजिएगा तो उतना पेजेस आपका बन जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपका एक लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है बाय प्रोसेस पेज टेबल। तो आपका ये जो टोटल आपका ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये 16 बिट का है, और ये आपका है ऑफसेट, ये आपका 10 बिट का ऑफसेट है, इसको बोलते हैं इस तरफ ऑफसेट, और ये आपका होता है पेज नंबर जो कि 00001 है, और ये आपका प्रोसेस टेबल है। प्रोसेस टेबल में यहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले यहाँ पेज टेबल लिखना पड़ता है, यहाँ पे आप पेज टेबल लिख दीजिए, पेज टेबल यहाँ लिखना पड़ता है, और उसके बाद इसको कॉन्कार्डिनेट कर देना पड़ता है, ऑफसेट को कॉन्कार्डिनेट कर देना पड़ता है। यहाँ पे आप देखिए पेज नंबर इसका 1 है, तो 1 में पेज टेबल में क्या है 000110, तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए पेज टेबल में यहाँ पे क्या है, और उसके बाद इसको ये जो ऑफसेट है इसको यहाँ पे कॉन्कार्डिनेट कर दीजिए। बेसिक फंडा और बेसिक रूल यही होता है। तो आगे यहीं पे आपका और एक डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि आपका एक सीपीयू है यहाँ पे, और ये एक लॉजिकल एड्रेस क्रिएट कर रहा है, और लॉजिकल एड्रेस आपका एक पेज टेबल में कनेक्ट हो रहा है, और पेज टेबल आपका एक फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर दे रहा है। बेसिकली यहाँ यही फंडा है कि आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट हो रहा है, लॉजिकल एड्रेस आपका पेज टेबल से जुड़ा हुआ है, और पेज टेबल आपका फिजिकल एड्रेस से जुड़ा हुआ है, और ये आपका फिजिकल मेमोरी में ये एड्रेस स्टोर होता है। जो हमने पहले देखा कि हमारे ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, ये हमारा पेज टेबल से जुड़ा हुआ है, और ये आपका फिजिकल एड्रेस बन गया। तो वहां भी यही दिया हुआ है कि आपका ये सीपीयू है, यहाँ पे ये लॉजिकल एड्रेस जनरेट हुआ, और लॉजिकल एड्रेस आपका पेज टेबल से जुड़ा हुआ है, और पेज टेबल आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट कर दे रहा है कॉन्कार्डिनेट करके। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पेज में जो डाटा है वो इक्वल भी हो सकता है। जैसे आप प्रोसेस 1 के लिए देखिएगा, यहाँ पे है प्रोसेस 1, तो यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ डाटा ED1 ED2 ED3 सेम है। प्रोसेस P3 के लिए भी, प्रोसेस 1 है ये प्रोसेस 3 है, प्रोसेस 3 के लिए भी सेम है, और प्रोसेस 2 के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल एक ही पार्टीशन ये तीनों को फुलफिल कर देगा। तो आप देखिए जो 3 4 6, 3 4 6 पार्टीशन में ये तीनों का फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड डाटा स्टोर है। बाकी ये वाला डाटा सबका अलग अलग है, तो ये डाटा के लिए अलग पार्टीशन हुआ है। अगर हमारा पेज में डाटा सेम हुआ, तीनों अब जितना भी प्रोसेस है, तो उसको आप एक पार्टीशन में कर सकते हैं एग्जीक्यूट, वही यहाँ पे दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सेगमेंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया प्रोसेस सेगमेंट में डिवाइड होता है, और सेगमेंट को हम लोग मेमोरी में एलोकेट करते हैं। सेगमेंट में भी यहाँ पे दो चीज होता है, जैसे पेज में वहां होता था पेज नंबर, और वहां होता था पेज ऑफसेट। यहाँ होता है सेगमेंट नंबर और ऑफसेट। तो यहाँ क्या होता है कि ये हमारा प्रोसेस है सपोज, और प्रोसेस आपका 4 सेगमेंट में डिवाइड है। तो हम लोग फिजिकल ये जो मेमोरी स्पेस है हमारा, ये मेन मेमोरी जैसा होता है, मिनी मेमोरी है एक तरह से। तो हम लोग इसमें 4 सेगमेंट को एलोकेट कर दिए। यही आपका सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ देखिएगा, तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि आपका एक प्रोसेस किस टाइप से कन्वर्टेड है। यहाँ आपका प्रोसेस एक सब रूटीन में कन्वर्टेड है, एक स्टैक में कन्वर्टेड है, एक सिंबल टेबल में कन्वर्टेड है, एक आपका मीन मेमोरी में कन्वर्टेड है, एक आपका स्क्वायर में कन्वर्टेड है। तो ये एक प्रोसेस का कन्वर्जन मतलब सेगमेंट में कैसे डिवाइडेड है वो दिखा रहा है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ आपका सेगमेंट है बहुत सारा, और सेगमेंट में क्या होता है, एक लिमिट होता है एक बेस होता है। लिमिट क्या होता है कि आपका सेगमेंट का लिमिट बताता है
कि ये जो सपोज सेगमेंट 0 है, इसका लिमिट है 1000, इसका लिमिट 1000 है, मतलब इसको मीन मेमोरी में 1000 एमबी का स्पेस चाहिए। और जो बेस है आपका, ये जो आपका बेस है, ये आपका बेस एड्रेस बताता है कि आपका जो सेगमेंट 0 है वो मीन मेमोरी में कहाँ से एलोकेटेड है। तो ये आपका मीन मेमोरी है और सेगमेंट 0 आपका 1400 से एलोकेटेड है। तो यहाँ आपको बेस में 1400 बता रहा है और जो सेगमेंट 0 का लिमिट है वो है 1000। आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो 1400 से स्टार्टेड है आपका सेगमेंट 0 और यहाँ खत्म हो रहा है 2400 पे। इट मीन्स कि आपका 1000 एमबी का स्पेस लिया हुआ है। तो यही यहाँ बता रहा है कि इसका लिमिट है 1000 और बेस मतलब कहाँ से मेन मेमोरी में एलोकेटेड है, बेस एड्रेस। आगे बढ़ते हैं, बाकी जो सेगमेंट है उसके लिए भी इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप देखिएगा, तो यहाँ एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंटेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपका सेगमेंट नंबर दिया हुआ है और ये आपका बिट दिया हुआ है और ये एक प्रोसेस सेगमेंट टेबल है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है लेंथ, आपका ये पेज नंबर है 1, तो ये आपका ये और आपका लास्ट में आता है ये, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे ये फिजिकल एड्रेस बनेगा सेगमेंटेशन में। अगर आपको देखना है तो आप खुद से करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग हमारा जो पेजिंग है उसमें हम लोग कॉन्कैट करते हैं, बट यहाँ सिंपली हम लोग ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो आपका सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 1 जो कि आपका डाटा 1 कंसीडर किया हुआ है और सेगमेंट जो यहाँ पे सेगमेंट 1 है वो डाटा 2 कंसीडर किया हुआ है। तो ये आपका एक अलग-अलग पार्टीशन तो लेगा। बट आप यहाँ देखिएगा सेगमेंट 0, तो सेगमेंट 0 दोनों आपका एडिटर करके एक डाटा कंसीडर किया हुआ है। तो दोनों का डाटा सेम है। तो इसको हम लोग एक ही पार्टीशन में डाल सकते हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमारे एडिटर है, ये एक ही पार्टीशन में यहाँ पे काम कर जाएगा। दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा एक ही पार्टीशन में। बट यहाँ दोनों डाटा अलग-अलग है, तो इसको हम लोग अलग-अलग डाटा में स्टोर करते हैं। अलग-अलग हमारे पार्टीशन में स्टोर करते हैं। पेजिंग में भी था यही चीज़। पेजिंग में भी अगर सेम डाटा कंसीडर करता है तो उसको हम लोग एक सेम पार्टीशन में डाल के उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं और अगर अलग डाटा करता है तो उसको अलग-अलग पार्टीशन देना पड़ेगा। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही है। तो होप सो आपको आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग, और एक बहुत सारे एल्गोरिदम्स आते हैं वर्चुअल मेमोरी में, वर्चुअल मेमोरी पेजिंग में प्लेसमेंट एल्गोरिदम्स आते हैं, फीफो, एलआरयू और ऑप्टिमल। तो वो हम लोग एक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसको ज्यादा लंबा करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को डिस्कस करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।